देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में माँ यमुना और मुकबा के मुखीमठ मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, माँ हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। सूबे में कौन बना रहा है छोटी सरकार? खिलेगा कमल या बढ़ेगा हाथ का असर? नेताजी ने कितना किया काम या सिर्फ वादों पर चलाई जुबान? हमारे खास कार्यक्रम वार्ड वॉर में सिर्फ रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में माँ यमुना और मुकबा के मुखीमठ मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, माँ हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। नमस्कार, स्वागत है आपके साथ मैं रीना झाबालिया। निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी और बीजेपी के नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पार्टी को ही असहज कर दिया है। सामान्य सीट पर जब कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, तब चुनाव प्रचार के दौरान सुबोध उनियाल ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि महिला का अपमान सुबोध उनियाल ने किया है। और उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री सुबोध उनियाल के बिगड़े बोल, कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर साधा निशाना, महिला अपमान का वन मंत्री पर लगा आरोप, मंत्री के बयान पर मचा बवाल, उनियाल के बयान से बीजेपी असहज। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे बीजेपी असहज हो गई है। महिला सम्मान का बीजेपी नारा तो देती है, लेकिन उन्हीं के नेता कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। निकाय चुनाव के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे डाला है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सभा में अपने बयान में कहा कि कांग्रेस में एक मर्द नहीं बचा कि जो पार्टी ने कोटद्वार सामान्य सीट पर एक महिला को उतार दिया। सुनिए वन मंत्री सुबोध उनियाल का विवादित बयान। ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, कोई भी नहीं पाया। इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो गया है।
बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक और तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, दूसरी तरीके से बेटियों को इस तरीके से अपमानित करती है, और वो भी सार्वजनिक मंच से। कैबिनेट स्तर के मंत्री अगर सार्वजनिक मंच से महिलाओं का इस तरीके से अपमान करेंगे तो इससे साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति के बारे में क्या सोच है। उत्तराखंड की नारी शक्ति पढ़ी लिखी हुई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो इसका जवाब देने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में मातृशक्ति का सम्मान करती है तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी को और कैबिनेट मंत्री को उत्तराखंड की मातृशक्ति से इस निकृष्ट बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बेहद हैरानी की बात है, बीजेपी समय समय पर महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देती है, लेकिन उसी पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच से महिला प्रत्याशी का अपमान करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल के इस विवादित बयान पर बीजेपी का क्या रुख रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या महिला सम्मान की पोल खुल गई है? जिस तरह से मंत्री सुबोध उनियाल का ये बयान सामने आया है, क्योंकि बीजेपी महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन अब इन्हीं के मंत्री इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। आरपी रतूड़ी जी बीजेपी से हमारे साथ है, कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गजेंद्र रावत जी चर्चा में जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत। आरपी रतूड़ी जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। मंत्री जी का ये बयान क्या बताता है सर? क्या आप समर्थन करते हैं ऐसे बयान का? देखिए रीना जी, वो किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन इसमें महिला का अपमान, आप जरा मुझे ये शब्द भी सुनाए कि उसमें महिला का अपमान हो रहा हो, महिला के विरुद्ध कोई एक शब्द कहा हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं की चिंता करती है। नहीं, मुझे लगता है सर आपने सही से बयान सुना नहीं। मुझे लगता है कि दोबारा से शायद आप वो बयान अगर सुनना चाहते हैं तो मैं पीसीआर टीम से आग्रह करना चाहूंगी कि जरा वो बयान निकाल कर रखिएगा और फिर उसके बाद हम सुनाने की कोशिश करेंगे। रतूड़ी जी आप सुनिएगा, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर जो कहा गया कि कांग्रेस के पास एक भी मर्द नहीं बचा है, तो यानी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ महिलाओं का अपमान कहाँ पर किया, बताओ जरा। महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में अगर पार्टी ने उतारा है, भाई महिला के विरुद्ध कोई महिला प्रत्याशी, यानी कि आप समझ नहीं रहे हैं सर, या तो आप समझना नहीं चाहते हैं? अरे मुझे समझ है, आपको समझ नहीं है जो ये विषय है। यानी कि आप बचाव में है ना, तो सीधे तौर पर आप कह दीजिए कि आप अपने मंत्री साहब का बचाव कर रहे हैं सर। घुमाने फिराने की जरूरत क्या है? बोल दीजिए कि मंत्री जी ने जो बयान दिया वो सही है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपमान का एक शब्द मुझे सुनाओ जरा। सुना देती हूँ सर, रुक जाइए। पीसीआर टीम अगर आपके पास बाइट आ गई है तो आप प्लीज उसे चलाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है रतूड़ी जी उस बयान को नहीं सुन पाए हैं सही तरह से। अरे भाई आप समझ, या आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं उसे। सुना देते हैं पहले रतूड़ी जी शांत रहिएगा सर, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है। ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की। एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, कोई भी नहीं पाया। सुना सर आपने, एक मर्द नहीं मिला, कांग्रेस को एक भी मर्द नहीं मिला। ये सामान्य सीट है, ये पार्टी की मर्जी है, वो महिला को उतारे पुरुष को उतारे, लेकिन इसका क्या मतलब होता है जरा आप समझा दीजिए। चलिए ठीक है, अपमान कहाँ हुआ जरा मुझे बता दो। चलिए हम ये समझ गए कि इसमें महिला का अपमान नहीं, तो सम्मान भी कहाँ हो रहा है ये भी बता दीजिए। तो ये बताओ ना अपमान कहाँ हुआ महिला तो का? आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं सर। ये तो इस पार्टी के लिए कहा कि भाई जनरल सीट पर इनके पास कोई पुरुष नहीं था, और महिला का अपमान कहाँ हुआ? ठीक है, यानी कि आप फेवर में हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। शिषपाल जी ठीक है, आपके इस सवाल को आगे लेकर जा रही हूँ सर, आपके ही सवाल को आगे लेकर जा रही हूँ मैं। शिषपाल बिष्ट जी, खामखा आप लोग हल्ला कर रहे हैं, इसमें तो कुछ भी अपमान नहीं किया जा रहा है महिलाओं का, क्यों ऐसा कह रहे हैं फिर?
के प्रवक्ता की बात से साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का कितना सम्मान करती है और कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक मंच से एक महिला के प्रत्याशी बनाए जाने पर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं उससे उन्हें लज्जा नहीं आती है। तो भाजपा अगर उनका बचाव कर रही है तो आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अपने मंत्री की अभद्र टिप्पणी को है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया उत्तराखंड की मातृशक्ति के प्रति यही है। अगर जनरल सीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक योग्य महिला को प्रत्याशी बनाया है, इसको भाजपा हजम नहीं कर पा रही है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक भी मर्द प्रत्याशी नहीं है। भाई अगर कांग्रेस पार्टी मातृशक्ति को आगे बढ़ा रही है, मातृशक्ति की योग्यता को प्रणाम कर रही है, उनको चुनाव मैदान में उतार करके मेयर बनाना चाहती है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या गलती आप बताइए। और सत्ता में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री अगर सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की निर्लज बयानबाजी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की मातृशक्ति के प्रति उनकी सोच क्या है। ये बेटी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, ये बेटी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल तो करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की मातृशक्ति भाजपा को वोट देकर के सत्ता के सिंहासन पर बैठाए, लेकिन जब मातृशक्ति के सत्ता के सिंहासन पर बैठने की बात आती है, जब उसके मेयर बनने की नौबत आती है, तब ये इनसे हजम नहीं होता है। तो ये है इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का असली चेहरा। और जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता मंत्री का बचाव कर रहे हैं, मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी मातृशक्ति के अपमान में बराबर की भागीदार है। और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि यह तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ साथ भाजपा सरकार मातृशक्ति से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, लेकिन ये लोग उत्तराखंड की मातृशक्ति का सम्मान करते ही नहीं। न ये इस्तीफा देंगे, न ये माफी मांगेंगे, ये तो अपने कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। आप बताएं ना रीना जी, जो राज्य मातृशक्ति की त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत बना हो, जिस मातृशक्ति के आंदोलन से ये लोग मंत्री बने हुए हो, मुख्यमंत्री बने हो, सत्ता पर बैठे हुए हो, वो लोग मातृशक्ति के बारे में इतनी संकीर्ण सोच ये इस राज्य की जनता और मातृशक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका खामियाजा इनको निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। मातृशक्ति का अपमान करने के बाद मान ही नहीं रहे कि मातृशक्ति का उन्होंने अपमान किया है। इससे बड़ी हठधर्मिता और निर्लजता और क्या हो सकती है रीना जी। ठीक है गजेंद्र रावत जी, आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रतोड़ी जी तो कह रहे हैं कि कहीं कोई महिला का अपमान नहीं है इस बयान में, क्यों इसे तूल दिया जा रहा है? इस बयान को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं कि सुबोध उनियाल ने भले ही वहां पर इसलिए वो बयान दिया हो कि वो चाहते होंगे कि वहां पर उनका कैंडिडेट जो है चुनाव जीते, लेकिन आप में से या ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं पूछते हैं। सवाल ये है कि 4 बार जब आपने टिहरी लोकसभा से माला राज्यलक्ष्मी शाह को टिकट दिया तो क्या वो महिला आरक्षण सीट थी? उसने दिया। कल्पना सैनी वो सीट महिला आरक्षण तो थी नहीं। रेखा आर्या हो गई, चंदा नामदास की पत्नी बनी है, सविता कपूर, आशा नोटियाल, रेणु बिष्ट, ऋतु खंडूड़ी, ये सब कौन है? ये तो कोई आरक्षण नहीं था वहां, ये तो महिला आरक्षित सीटें नहीं थी। और जब महिला आरक्षित सीट नहीं थी, सरिता आर्या का नाम भी इसमें है। और पिछली बार तो इन्होंने मधु चौहान को भी मैदान में उतारा। तो ये नहीं बता सकते हैं कि वो उन सीटों पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित थी, इसलिए लड़ाया। चुनाव तो पूरा इक्वेशन के ऊपर लड़ा जाता है, जो उनकी रणनीति है। और आपको मालूम है कि जब 2022 जब ऋतु खंडूड़ी को मैदान में उतारा गया, उस दिन में उनको पूछने वाला कोई नहीं था कि भाई आपको क्या कोई मर्द नहीं मिला वहां पर। लेकिन चूंकि कांग्रेस की स्थिति खराब है, उनके पास जो है काम करने वाले लोग नहीं है, वो नहीं पूछ पा रहे कि आज की तारीख में जो आधा दर्जन विधायक उनकी पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी से, वो कोई महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं सीट थी। ऋतु खंडूड़ी जिस यमकेश्वर से पिछली बार चुनकर आई, वहां से लगातार 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महिलाओं को मैदान में उतारा है। तो क्या वो महिला आरक्षित सीट थी? नहीं थी। ये जो फ्लो में बात कही ये निश्चित रूप से बड़ी खेदजनक भी है और गलत भी है। और इसके जो आज मायने निकल के आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से उनको नुकसान भी हो रहा होगा
हमारा मानना है कि राजनीति को जो है स्वस्थ तरीके से लड़ा जाना चाहिए और इसमें किसी की मर्दानगी चेक करने के लिए या उनके महिला पुरुष होने को लेकर इस प्रकार के सवाल अगर यहाँ होंगे तो निश्चित रूप से वो सवाल दब जाएंगे कि भाई ज्यादा बेहतर होता कि सुबोध उनियाल वहां ये पूछते कि 5 साल तक वहां कांग्रेस पार्टी का मेयर था कोटद्वार के भीतर, उन्होंने क्या काम किया, उनका टिकट क्यों काटा गया, तो शायद वो ज्यादा बेहतर ढंग से वो बात वहां के जो मतदाता है उनकी समझ में आती, वो एक अच्छा परसेप्शन बनता, वो बात आती, वो बताते कि भाई उनकी ओर से जिन जिनके टिकट काटे जा रहे हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं, वहां सड़क की, बिजली की, पानी की, कूड़े की, हाउस टैक्स की जो समस्या है उस कोटद्वार क्षेत्र के भीतर और जो विधायक है और जो विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर बैठी हुई है वो वहां पर जो है वोट मांग रही है, वो मीटिंग में शामिल हो रही है, वो आपने उनको जो है अनिल बरूनी के रोड शो में भी देखा, वो भाजपा दफ्तर जा रही है। इनके ऊपर कांग्रेस के लोग सवाल इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया है और ये सिर्फ इस भरोसे कांग्रेस के लोग बैठे हैं कि जो जनता है ये कभी सुबोध उनियाल के बयान से, कभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी के बयान से, कभी इनके मुख्यमंत्री मंत्रियों के बयान से जनता नाराज होगी और फिर इनको सत्ता सौंप देगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे बयानों से क्या डैमेज होगा क्या बीजेपी को, लगता है क्या गजेंद्रावत जी? और दरअसल ये कोई पहला बयान नहीं है और आपको पता है कि कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने जो अश्लील अमर्यादित शब्द कहे थे उत्तराखंड को लेकर उस दिन के लिए निकाला, फिर उनको ले लिया। जो दूसरे इनके विधायक थे महेश नेगी, वो एक महिला ने कहा वो बच्चा उनका महेश नेगी का है, आज महेश नेगी जो है ओलंपिक संघ के जो है माननीय जो है सदस्य बन गए हैं। ऐसे तमाम मामले बहुत पहले आए, इनके बहुत सारे लोगों पर अभी तो रेप के एलिगेशन लगे, कुछ लोग जेल में भी हैं। उनका असर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जो सामने जो विपक्ष है वो विपक्ष उस रूप में काम नहीं कर रहा है, वो कमजोर जनता देख रही है गलत कर रहे हैं, लेकिन जनता को एक अल्टरनेटिव जब तक नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका जवाब शिषपाल जी आप दीजिएगा क्योंकि सामने विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे मुद्दों को आप लोग कैश कर सकते हैं लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रतूड़ी जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं जनता को भी हर्ट कर जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि डैमेज होगा अगर बीजेपी को, तो कितना हो सकता है और क्या इसे कंट्रोल करने के लिए पार्टी को आगे आना होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इसे लेकर बयान सामने नहीं आया पार्टी की तरफ से? नहीं रीना जी, मैं कह रहा हूं लोग कि कांग्रेस इसको इसलिए क्योंकि वो कोटद्वार में हार रही है तो उन्होंने इसे मुद्दा बनाना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कहां पर ऐसा कोई एक शब्द भी उन्होंने अमर्यादित और अभद्र शब्द अगर महिलाओं के प्रति कहा होता तो निश्चित मैं भी माफी मांगता। अरे भाई उन्होंने कहा इनके पास कोई पुरुष नहीं था, तो इससे अपमानजनक ऐसा भाषण या ऐसी भाषा का कहां पर? अरे तो फिर तो अच्छी बात है ना, तो वेलकम करना चाहिए रतूड़ी जी आप लोगों ने, अगर महिला को मौका दिया है। अरे तो इससे क्या फर्क पड़ रहा? मैं ये कह रहा हूँ कीजिए ना, इस तरीके का कटाक्ष क्यों कि पार्टी के पास कोई मर्द नहीं था क्या? ये कैसे शब्द हैं? मंत्री है वो भाई। हाँ तो कोई महिला पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तो उन्हें अपने शब्दों का उच्चारण करना होगा ना सर, ये तो समझ रहे हैं ना। और एक एक शब्द बहुत मायने रखता है जब आप एक गरिमामय पद पर रहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं जनता के बीच, सार्वजनिक मंच से क्या बोल रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। वो समझदार व्यक्ति है, वो सब जानते हैं, तभी ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। अरे बीच में पोस्टमार्टम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एक शब्द भी उन्होंने महिला के अपमान में कहा हो इतनी खींच हो रही है माफी मांगे। मंत्री जी पर सवाल पूछ ले तो आप खिसिया जाते हैं। कहीं कोई सवाल ही नहीं कर रहा, सवाल ही नहीं। कौन पोस्टमार्टम कर रहा है? कौन पोस्टमार्टम कर रहा है? क्यों आपके मंत्री ऐसे बयान दे देते हैं कि पोस्टमार्टम करना पड़ता है, कि चर्चा करनी पड़ती है? बताइए ना, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अजीब बात कर रहे हैं। और आपके मंत्री बयान भी दे दें और मीडिया सवाल भी ना पूछे, मीडिया भी शांत हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। सवाल तो पूछेंगे ना, हमारा अधिकार है, आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते। आप बोलती ये हमारा अधिकार है और आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते। सर सवाल पूछने का भी सवाल में कुछ भी कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। जब आपको उनका बयान ही सही लग रहा है तो फिर और आगे हम क्या बोले? चले मैं आगे, शिषपाल जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि गजेंद्रावत जी ने ये कहा कि मुद्दा ऐसा बहुत
बोलता है विपक्ष को, सर एक मिनट शांत रहेगा। थोड़ी देर जब आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री ने कुछ गलत बोला ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्या सुनूं सर? अब शांत हो जाएगा सर, थोड़ी देर शांत हो जाएगा, ठंडा पानी पीजिए सर। ठीक है शिवपाल जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, विपक्ष ऐसे मुद्दों को कैश नहीं कर पाता जिसकी वजह से आप लोग पिछड़ जाते हैं, ये कहा जा रहा है, जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए रीना जी, मंत्री जी ने कोटद्वार में मातृशक्ति का अपमान किया और कांग्रेस पार्टी ने इसको पब्लिक डोमेन में रखने का काम किया है, और तभी आज ये डिबेट हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज डिबेट हो रही है, कल खत्म हो जाएगी, कांग्रेस भी भूल जाएगी। आप लोग कंटिन्यू, आप लोग नहीं कैश कर पाते सर, ये आप लोगों की कमजोरी है, उसे आप लोगों को मानना होगा, क्योंकि आप लोग एक समय के लिए मुद्दों को उठाते हैं, उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, और शायद इसी में बहुत माहिर है बीजेपी, और तभी इतनी आगे निकलती नजर आती है। नहीं रीना जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मातृशक्ति का अपमान कर रही है, उनको एक महिला को प्रत्याशी बनाने से इतनी दिक्कत है कि सार्वजनिक मंच से उनके मंत्री जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास मत नहीं है। अरे भाई, महिला को प्रत्याशी बना करके क्या कांग्रेस ने गलत काम किया? अगर कांग्रेस पार्टी योग्य महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से ये हजम नहीं हो रहा। ये तो चाहते हैं कि उत्तराखंड की मातृशक्ति केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और वो जो है आगे ना बढ़े, वो मेयर ना बने, वो विधायक ना बने। ये इनका असली चेहरा है। और जब डिबेट में एक महिला एंकर भाजपा के प्रवक्ता से सवाल करके वो कह रहे हैं कि आप पोस्टमार्टम क्यों कर रही है, आप मातृशक्ति के अपमान का मुद्दा क्यों उठा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अंकिता भंडारी के हत्यारे जिस पार्टी में हो, जिस पार्टी में अंकिता भंडारी के वीआईपी बैठे हुए हो, उस पर लीपापूती हो रही हो। अंकिता भंडारी के माता पिता ने पौड़ी के डीएम को पत्र लिख के कहा कि फला आदमी अंकिता भंडारी का हत्यारा वीआईपी हो सकता है, हमें उस पर शक है। इन्होंने बात करवाने की जगह पूरे मामले पे लीपापूती करना उचित समझा। यह है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड की मातृशक्ति के प्रति सम्मान, यह है उत्तराखंड की मातृशक्ति के प्रति। ठीक है, गजेंद्र रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को भी आने देते हैं जी। मेरा एक प्रश्न है जी, ये अंकिता भंडारी हत्याकांड को बड़ी जोर शोर से कहते हैं, लेकिन राजेश रावत का हत्यारा कहाँ है, कौन है, वह ये बताने का भी काम करे, और उसके विरुद्ध क्या इन्होंने कार्रवाई की, जरा बताएं तो। राजेश रावत का हत्यारा कौन है? राजेश रावत का हत्यारा कौन है? अंकिता वहां पर मामले विचाराधीन है। आप राजेश रावत का प्रयास कर रहे हैं, देश के न्यायालय ने फैसला दिया है। चलिए वक्त इशारा कर रहे हैं, मुझे जल्दी से फाइनल कमेंट लेना होगा। गजेंद्र रावत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात को आने देंगे, गजेंद्र रावत जी। अच्छा थोड़ी सी मैंने आपको मौका दिया बोलने का, शिवपाल जी आप भी थोड़ा शांत हो जाएगा सर, क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं हम डिबेट को। गजेंद्र रावत जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे बीच में रोका। हाँ ठीक है, मैं सुन ली है। दरअसल विषय ये है कि जिस बात को हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार की ओर से, सत्ताधारी दल की ओर से जितने भी गलत काम होते हैं, जो भी चीज होती है, अभी जो शिवपाल भाई कह रहे थे कि अंकिता भंडारी के माँ बाप ने चिट्ठी लिखे डीएम को दी और फला व्यक्ति का नाम लिया, इनको उस व्यक्ति का नाम मालूम है, इनको उसका पदनाम भी मालूम है, लेकिन शिवपाल भाई की बहुत बड़ी मजबूरी है, इनको वहां सिखाकर भेजा गया है कि खबरदार उस आदमी का नाम मत लेना, उस व्यक्ति का नाम मत लेना। तो जो विपक्ष का जो इतना बड़ा पार्टी है, इसकी जिम्मेदारी जनता के सवालों पर लड़ने की है, उनसे आज उस आदमी का नाम नहीं निकल रहा जो अंकिता भंडारी की मां कह रही है। अंकिता भंडारी के पिताजी ने लिख के दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि ऐसा ना हो कि कल के दिन इनके खिलाफ कोई जो है शासनिक प्रशासनिक कार्यवाही हो जाए। तो जिस प्रदेश में सत्ता तानाशाह होती है, ये भारत में जानता है, लेकिन सबसे घातक उस प्रदेश के लिए तब होता है जब उस प्रदेश के भीतर जो विपक्ष है वो या तो मित्र हो जाता है या मित्र विपक्ष बन जाता है, और वहां जन मुद्दों की ऐसी मौत होती है। और इस प्रकार से जन मुद्दों की मौत होना उत्तराखंड के लिहाज से बेहद घातक है। जिस प्रकार का बयान आया, निश्चित रूप से वो खेदपूर्ण बयान था, लेकिन असल सवाल यही है
कि आखिर कब तक मीडिया के भरोसे कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी और कैसे जो है ये जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच जा पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप जिस तरीके से मंत्री सुबोध उनियाल का ये पूरा बयान सामने आया है, विपक्ष सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि जो पार्टी महिला सम्मान का नारा देती है वही किस तरीके से अपमान कर रही है। पर देखिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल जो बयान है वो पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस पर क्या बयान दिया जाता है पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी प्रवक्ता जो हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बैठे थे वो पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आए हैं, बचाव करते हुए नजर आए हैं। लेकिन वाकई में सवाल यही है कि जब आप इतने बड़े पद पर रहते हैं तब आप सार्वजनिक मंच से अगर कुछ बातें बोल रहे हैं तो आपको अपने शब्दों की मर्यादा को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में माँ यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, माँ हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। सूबे में कौन बना रहा है छोटी सरकार? खिलेगा कमल या बढ़ेगा हाथ का असर? नेताजी ने कितना किया काम या सिर्फ वादों पर चलाई जुबान? हमारे खास कार्यक्रम वार्ड वॉर में सिर्फ रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में माँ यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, माँ हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।